हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। बेटा आज हम करेंगे दैट इज इम्पल्स। क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज इम्पल्स? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। व्हाट आई सेड कि इम्पल्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स and the time interval for which the force acts on the body. right? मतलब कहने का मतलब क्या है कि इम्पल्स जो है वो किसके बराबर हुआ? इम्पल्स किसके बराबर हुआ बेटा? दैट इज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या हुआ? फोर्स इनटू टाइम। मतलब आपके पास कोई बॉडी है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है, कितनी फोर्स लगाई है और कितने टाइम के लिए लगाई है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू द इम्पल्स। राइट? समझ आ गई? तो इम्पल्स क्या है? द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ अ लार्ज फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। द मेजर ऑफ द एक्शन ऑफ अ लार्ज फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। ये सेकंड डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई। मतलब हमने क्या करना है? हमने मेजर करना है एक्शन ऑफ अ लार्ज फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आपने इसके ऊपर लार्ज फोर्स लगाई है इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके एक्शन को हमने क्या करना है? मेजर करना है। दैट इज नोन एज इम्पल्स। क्या बोलेंगे हम उसको? इम्पल्स बोलेंगे। राइट? अब हम करेंगे इसका एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। ये नोट कर लिया आपने। अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। इम्पल्स का एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। राइट? एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। इम्पल्स का हम एक्सप्रेशन करेंगे। आपने क्या करना है? कांस्टेंट फोर्स लेनी है विच एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर अ टाइम dt। मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है, ये इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स, व्हाट इज F? दैट इज कांस्टेंट फोर्स। क्या है F? कांस्टेंट फोर्स। राइट? किसके ऊपर लग रही है? इस बॉडी के ऊपर। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब हमारे पास क्या है? F फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, जो एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर फॉर टाइम dt। फॉर टाइम dt। dt टाइम के लिए हमारी फोर्स क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। ठीक है? तो इम्पल्स किसके बराबर होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। बताया मैंने, डेफिनेशन बताई ना कि इम्पल्स क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू टाइम। तो मैंने एक कांस्टेंट फोर्स ली F, जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है। राइट? कितने टाइम के लिए? dt टाइम के लिए। तो इम्पल्स जो है वो किसके बराबर होगा? द इम्पल्स इज गिवन बाय, ध्यान से देखना बेटा, द इम्पल्स इज गिवन बाय। तो इम्पल्स किसके बराबर होगा? देखो स्मॉल फोर्स है तो स्मॉल इम्पल्स है। इम्पल्स को हम किसके साथ नोट करते हैं? जे के साथ नोट करते हैं। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट? तो हम वहां पर क्या लिख देते हैं? जे वेक्टर। इज दैट क्लियर? ये दिखाई दे रहा है? यस। ओके, क्लियर? तो इम्पल्स जो है उसको हम जे के साथ नोट करते हैं, लेकिन हमने क्या किया? यहां पर स्मॉल फोर्स जो है वो क्या लगाई? कांस्टेंट फोर्स लगाई, लेकिन dt टाइम के लगाई। तो हमारे पास जो इम्पल्स आएगा उसको हम लिखेंगे dj। स्मॉल इम्पल्स है तो dj लिखेंगे, F इंटू dt। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बेटा कि हमारे पास जो dj है वो किसके बराबर आया? F इंटू dt। गॉट इट? समझ आई? इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो है दैट इज कि ये जो फोर्स है, ये जो हमारे पास फोर्स लग रही है, राइट, वो लग रही है स्मॉल टाइम dt के लिए। अगर यही फोर्स, इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर द टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2, इफ द फोर्स F acting
फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम टाइम t1 टू t2, फ्रॉम टाइम t1 टू t2। पहले मैंने क्या बोला था, स्मॉल टाइम dt के लिए लग रही है। अब कहां से कहां लग रही है, मान लो यहां पर टाइम t1 था, यहां पर टाइम t2 था, यहां से लेके यहां तक हमने इसको फोर्स लगाई, राइट। क्लियर है, फ्रॉम टाइम t1 टू t2, राइट। तो जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई फ्रॉम t1 टू t2, तो अब हमारे पास इंपल्स क्या होगा, देन इंपल्स इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो इंपल्स होगा वो टोटल इंपल्स आएगा, राइट। तो इंपल्स किसके बराबर होगा, तो इंपल्स जो है ये तो आपने नोट कर लिया है, अब तो वीडियो आ गई है, तो वीडियो के ऊपर तो फिर आप बार बार इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। तो अब हमारे पास इंपल्स क्या आ गया, इंपल्स आ गया, ये जो हमारे पास डीजे है इसको इंटीग्रेट करो, क्योंकि हम छोटे छोटे इंपल्स को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एफ डी टी, गॉट इट। तो डीजे हमारे पास किसके बराबर आ गया, एफ डी टी के बराबर। कहां से कहां तक, टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 टू t2। क्लियर है, समझ आ गई। अब जे जो है, देखो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। एक फार्मूला याद रखना है इंटीग्रेशन का, अगर हमारे पास ऐसे फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, नोट करना इसको, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको सारे फार्मूला जो है वो बताता जाऊंगा इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, n+1 ओवर n+1 प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू। ये मैंने आपको बताया था जब हमने क्या किया था, हाँ डेरिवेटिव वाले, मैंने आपको बता दिया कि डेरिवेटिव का ये फार्मूला, ये याद रखना है। मतलब अगर मान लो सपोज करो आप x² dx के इंटीग्रेशन लेते हो, तो वो क्या आएगा, x की 2+1 और 2+1 प्लस सम कांस्टेंट, मतलब जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आएगा x की क्यूब अपॉन 3 प्लस, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। व्हाट इज के, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। क्या बोलते हैं हम इसको, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का ये फार्मूला, ये नोट कर लेना बेटा, ठीक है। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू, इंटीग्रेशन में सिंपल सी बात है कि जो भी कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मतलब जैसे सपोज करो मेरे पास कोई वैल्यू है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3x² dx, तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को मैं बाहर लिख दिया, राइट। अब इसकी इंटीग्रेशन आपकी क्या होगी, 3 2+1 ओवर 2+1 प्लस सम कांस्टेंट, मतलब 3x³ ओवर 3 प्लस के। सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है आपको। कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, x की n+1, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, वो साथ में मल्टीप्लाई होती जाएगी, समझ आई, क्लियर है, राइट। ऐसे ही अगर हम इसका मान लो dx की इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन ले रहा हूं dx की इंटीग्रेशन, तो dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, काट देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर होगी, t के। बाय वाले ध्यान से सुनना, बस यही फार्मूले आपने याद करने। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर होगा, t के बराबर। ओके, क्लियर। सेकंड जो इसमें मैं आपको बात बता रहा हूं, मान लो हम यहां पर लिमिट्स ले रहे हैं, ये जो मैं कह रहा हूं इसमें लिमिट्स है, मतलब जो x की वैल्यू है वो पहले कितनी थी, 2 थी, उसके बाद कितनी होगी, 3 होगी। दीज आर द लिमिट्स, मतलब x की वैल्यू 2 से 3 तक चेंज हो रही है। जैसे यहां पर t की वैल्यू, वेरिएबल कौन सा है, जो d के साथ लगा होता है, उसी की हम वैल्यूज जो है, लिमिट जो है वो पुट करते हैं। यहां पर x वेरिएबल है तो हमने x की, मतलब जो d के साथ जुड़ा होगा वो वेरिएबल होगा, बाकी सारी टर्म कांस्टेंट। सपोज करो यहां पर y² होता, 3y², लेट अस सपोज, तो वेरिएबल क्या है, x है, तो ये 3y² है, ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ आई मेरी बात, मतलब जो d के साथ जुड़ा है, x जुड़ा है, तो x वाली जितनी टर्म होगी उसकी इंटीग्रेशन होगी, बाकी जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, राइट, क्लियर है। तो हमारे पास ये y वाले के लिए मैंने आसान तरीका बता दिया। मान लो यहां पे कितना था, यहां पे कितना था, x²। अब मैं लिमिट की बात बता रहा हूं, जब आप ऐसी लिमिट लेते हो x = 2 to x = 3, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जब हम इंटीग्रेशन लेंगे 2 to 3,
और जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हम ऐसे करके यहां पर लिखेंगे 2 2 3, ऐसे लिखना, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। जब आपने इसको सॉल्व वैसे करना है जैसे हम इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो सॉल्व करते हैं, राइट? जैसे सॉल्व करेंगे वैसे ही करेंगे, बट जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x3/3 2 2 3 प्लस सम कांस्टेंट k, ऐसे ही था। अब आपने क्या करना है बेटा, ध्यान से, 3 पहले ये 3 पुट करना है यहां पे, ये 3 तो बाहर वाला कांस्टेंट, x की जगह आपने क्या पुट करना है 3, फिर लोअर लिमिट माइनस करके जो यहां पर जितनी भी टर्म्स थी उसमें पहले आपने x की जगह 3 पुट कर देना है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करनी है, कितनी है 2^3। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास इस इंटीग्रेशन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये बीच में आ गया इसलिए मैंने आपको समझा दिया, समझ आई? ध्यान से फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमारे पास लिमिट्स हैं तो लिमिट्स का मतलब क्या है कि इतने से इतने तक ये x क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मैंने इनको नहीं देखा पहले, मैंने इसकी इंटीग्रेशन ले ली, कितनी आई, यहां तक पहुंच गया हम इंटीग्रेशन। साथ साथ में आपने जैसे ही आपने इंटीग्रेशन ली आपने मोड लगा देना है, x² की आपने इंटीग्रेशन ली x2+1 और 2+1, राइट? फिर आपने मोड लगा दिया 2 से लेके 3 तक, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसे लिखना है। अब इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं लगानी, जब आपने इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा दिया तो आपने ये जो है सिंबल ये नहीं लगाना, आपने ये 2 डंडे से लगा देंगे, राइट? 2 2 3। अब पहले अपर लिमिट पुट करोगे, मतलब x वेरिएबल है तो x की जगह आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, मैंने कर दिया। माइनस करके फिर आप x की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, मैंने वो भी कर दिया। इज दैट क्लियर? समझ आ गई, पता चल गया? तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट? ऐसे ही ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताई कि इंटीग्रेशन को बाकी बच्चों को तो वैसे आती है इंटीग्रेशन, अगर आपको ज्यादा आएगी कहीं तो मैं उसका भी एक लेक्चर ले लूंगा, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव करवाया, राइट? क्लियर? अब इस केस में हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dj, d is derivative, this is integration, so what you can write here, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, यहां पर क्या रह गया, j रहेगा, क्योंकि d और j इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dj किसके बराबर आ गया, j के बराबर। यहां पर फोर्स क्या थी, मैंने पहले बोला F जो है दैट इज द कांस्टेंट फोर्स। क्या बोला मैंने, F जो है दैट इज कांस्टेंट फोर्स। तो आपने क्या करना है, यहां पर F बाहर निकाल दिया, ये T1 to T2, यहां पर क्या है dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt सभी बच्चों को पता है कितनी होगी t, लेकिन लिमिट कितनी है T1 to T2, तो हम क्या बोलेंगे, J इज इक्वल टू F इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आएगा, t कहां से कहां तक, T1 से T2। देखो मैंने लिमिट लिख दी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आया t, साथ में लिमिट मैंने मोड करके लिख दी। अब क्या करूंगा, पहले अपर लिमिट t की जगह पुट करूंगा, माइनस करके लोअर लिमिट, तो j जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, f t, पहले t की जगह क्या पुट करूंगा, T2 माइनस फिर लोअर लिमिट। व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम को हम कैसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा t, राइट? चेंज इन टाइम को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा t, एंड दिस इज नोन एज इंपल्स। समझ आ गई? तो इंपल्स क्या हुआ, फोर्स इनटू स्मॉल इंटरवल फॉर विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। डेल्टा टी क्या है, दैट इज अ स्मॉल इंटरवल। एफ क्या है, लार्ज फोर्स जो स्मॉल इंटरवल के लिए लग रही है। तो जितना चेंज हो रहा है किसमें, क्या बोला मैंने, इंपल्स क्या है, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। समझ आ गई, क्लियर है? मतलब हमारे पास ये फोर्स जो है वो स्मॉल टाइम इंटरवल की लग रही है, राइट? फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर विच अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, सो दिस इज इंपल्स। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो इंपल्स होता है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स क्या है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए मैंने जे के ऊपर वेक्टर। अब इसके यूनिट क्या होंगे, अगर हम इंपल्स की बात करें तो इंपल्स की अगर हम बात करें तो इंपल्स जो है उसके यूनिट भी होंगे। फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, फोर्स का यूनिट क्या है, दैट इज न्यूटन। और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड।
तो हमारे पास इम्पल्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन सेकेंड। अच्छे बच्चे समझ आया। तो हमारे पास जो इम्पल्स है उसका जो हमारे पास यूनिट आया वो क्या आया, न्यूटन सेकेंड। राइट, क्लियर है, समझ आ गई। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है, इसको ध्यान से, पेपर में आएगी, बोल रहा हूं मैं, फाइनल पेपर में डालूंगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इसलिए इसको ध्यान से करना है और ये पक्का आती है, ठीक है, मैं नहीं डालता हूं, अपने आप डल जाती है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पेपर में आती है, ठीक है, वो बात अलग है कि मैं डालूंगा नहीं, लेकिन पेपर में आती है, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तो जब हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करते हैं तो ये क्या बोला, क्वेश्चन आता है कि शो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन क्या आएगा, शो दैट impulse is equal to change in momentum of the body। ये क्वेश्चन है, शो दैट, इसी में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। तो इम्पल्स मोमेंटम क्या थ्योरम क्या बोलती है कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसी क्वेश्चन में हमारे पास थ्योरम जो है वो हमें दिखाई देती है। मतलब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोल रही है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। करेक्ट, समझ आई क्या बोला मैंने कि चेंज इन, या हम सिंपल लिखेंगे इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज इम्पल्स। समझ आई। अब इसको प्रूफ करें, मतलब इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बेटा। चलें आगे, अब करेंगे क्या, प्रूफ कैसे करना है इसको, हम इसको प्रूफ करेंगे, यहां पर दिखाई दे रहा है प्रूफ। अब इसका प्रूफ क्या है, ध्यान से सुनना। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया हुआ है। According to Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, dp by dt। चेंज इन, ये क्या है, dp by dt। मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यहां पर मैंने k की वैल्यू 1 ली हुई है, किया था ना हमने कल, राइट। जो न्यूटन सेकंड लॉ किया था हमने ऑनलाइन क्लासेस में किया था, मैंने बताया था कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp by dt होता है। तो यहां पर क्या आ जाता है, k आ जाता है, तो k को मैंने 1 माना हुआ यहां, राइट। तो dp किसके बराबर होगा, dp दैट इज इक्वल टू f dt। वेक्टर साथ में लगाने हैं बेटा, विदाउट वेक्टर मैं एक भी नंबर नहीं दूंगा। अब सपोज करना है कि जब हमारे पास टाइम 0 था, लेट एट t इज इक्वल टू 0, हमारे पास जो मोमेंटम था दैट इज p1। ध्यान से सुनना, जब टाइम हमारे पास, मैं टमाटर बोल रहा था क्योंकि मुझे अभी टमाटर लेने जाना है, ठीक है। तो लेट एट t इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास टाइम 0 था तो मेरे पास मोमेंटम जो है वो किसके बराबर था, p1 के बराबर। एट टाइम t इज इक्वल टू t, जो मेरे पास मोमेंटम आया
वो कितना है P2। ये मैंने सपोज किया हुआ बेटा कि जब मेरे पास टाइम 0 था मेरे पास मोमेंटम कितना था P1, जब टाइम मेरा T हो गया तो मेरे पास मोमेंटम जो है वो कितना हो गया P2, राइट। मतलब मेरा मोमेंटम P1 से P2 चेंज हो रहा है और टाइम 0 से क्या बन रहा है T बन रहा है, राइट। क्लियर है। ये जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट इक्वेशन 1। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे, राइट, इंटीग्रेटिंग ग्रेटिंग लिख दो, चलो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। जैसे ही बेटा इसको रखते हैं, जैसे ही हम इसको इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे इंटीग्रेशन का निशान, ये ऐसे, समझ आ गई नहीं। अब डीपी, फिर इंटीग्रेशन, ऐसे निशान साफ साफ बना दो, लेकिन ध्यान से बनाना, पूरा साफ मत बना देना ये, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब ये है ना, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे करके ऐसे, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, राइट। ऐसे मत बना देना साफ, ऐसे मत बना देना, समझ आ गई, ऐसे करके ऐसे, गॉट इट। अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से समझ जाते हैं, है ना। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया, वो पता चल गया बच्चों लोग, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, ध्यान से देखना अब इसको, राइट। अब हमारे पास यहां पर मैंने इंटीग्रेट तो कर दिया, ये तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, इसको हम मिटा। पहला, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने लिमिट भी लगानी थी। मोमेंटम, यहां पर देखो वेरिएबल क्या है P, क्योंकि D के साथ P जुड़ा हुआ, यहां पर वेरिएबल क्या है T, क्योंकि D के साथ T जुड़ा हुआ। इसका मतलब यहां पर F कांस्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था जो D के साथ जुड़ा होगा, जो D के साथ जुड़ा होगा वही हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, दिस इज dp, P कहां से कहां तक जा रहा है, P1 से P2, यही बोला मैंने। P जो है हमारा P1 से P2 चेंज हो रहा है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दैट इज इक्वल टू, यहां पर टाइम 0 से T हो रहा है F D T। यहां पर मैंने T की लिमिट पुट की, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है T, यहां पर मैंने किसकी लिमिट पुट की है, P की लिमिट पुट की है, गॉट इट। क्लियर है। अब आगे देखो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी P, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीपी क्या होगी, मैंने बताया था कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के राइवल्स है। तो P1 से लेके P2 तक मैंने यहां पर लिमिट लगा। जब आपने इंटीग्रेशन ले लिया तो इंटीग्रेशन का निशान जो है, सिंबल जो है वो खत्म कर देना है, ठीक है, उसकी जगह ये डंडे लगा देने दो। अब F को बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया, यहां पर एक और लिख दो, F को बाहर निकाल के ये बन गया 0 to T D, ये तो समझ आ गया, क्योंकि F कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अब इसकी इंटीग्रेशन लो dt की क्या होगी, इंटीग्रेशन दैट T, लिमिट क्या है 0 to T। अब अगर आप बच्चे सारे के सारे शातिर हैं, पता है कि अब हमने कौन सी लिमिट पुट करनी है, पहले फर्स्ट लिमिट, इसमें भी करो, P में ऊपर की लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट P2 माइनस करके फिर लोअर लिमिट P की जगह P1, बन गया P2 माइनस P1। उसके बाद F है, ये क्या है, पहले T फिर नीचे वाली लिमिट दैट इज 0, तो P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू F इंटू T। व्हाट इज F इंटू T, अरे फोर्स इंटू टाइम। T माइनस 0 है क्या, अगर हम T माइनस 0 को बोलेंगे दैट इज चेंज इन टाइम, पहले टाइम हमारे पास 0 था, इसको F डेल्टा T बोलेंगे। व्हाट इज F डेल्टा T, दैट इज इंपल्स। So what is that? That is change in momentum. Change in momentum जो है, change in momentum that is equal to impulse. Right? तो change in momentum of a body, change in momentum of a body वो किसके बराबर आएगा बेटा, that is equal to impulse। आया मजा, बढ़िया था ना, राइट। तो इसलिए
मैंने आपको बोला था कि ये थ्योरम जो है इसमें इंटीग्रेशन में आपने कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला, पहले एक फार्मूला बताया था। हाँ, अगर आपको ऐसे आता है डीपी या डीएक्स आता है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स। डीपी होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पी। डीटी होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, टी। राइट, पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट। जब इंटीग्रेशन आपने ले ली तो पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, फिर आपने क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है। गॉट इट, क्लियर है। अब आपको मैं मजेदार क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन, व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। ये नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, सभी देखते हैं, सभी देखते हैं क्रिकेट मैच। ऐसा कोई नहीं है कि क्रिकेट मैच नहीं देखता, या कोई होगा कि मेरे जैसा नहीं देखता है। क्योंकि मैंने एक बार क्रिकेट मैच देखा, उसके बाद मुझे लगा कि नेक्स्ट भी देखना, फिर नेक्स्ट भी देखना, फिर नेक्स्ट भी देखना, ठीक है। अभी तो 2020 चलता है, पहले 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। तो मैंने देखा कि टाइम बहुत किल हो रहा है, उसके बाद मैंने मैच छोड़ना ही बंद कर दिया। बाद में रिजल्ट देख लिया, कौन जीता, किसने कितना स्कोर मारा, बस दैट्स ऑल। राइट, क्योंकि हमने अपने टाइम को खराब क्यों करना है, वो टाइम नहीं आएगा। क्रिकेट वाले तो क्रिकेट खेल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हम वहां पर बैठ के उनको देख रहे हैं। वी आर किलिंग आवर टाइम, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया वो काम। राइट, तो अब हमारे पास क्या है, व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जैसे हम बॉल को कैच करते हैं ना, ऐसे करते हैं हैंड, बॉल आई, राइट, जैसे मानो आपने किया तो पीछे की तरफ आएगा। ऐसे नहीं है कि आपने बॉल पकड़ी और ऐसे कर दिया हाथ। बॉल भी, अब जैसे हमारे पास बॉल आ रही है, हम उसको पीछे कर रहे हैं हाथ को। वाई, ऐसे होना कि बॉल आई, हमने ऐसे पकड़ी, उसको पकड़ते ही हमारा हाथ जो है वो पीछे की तरफ आ जाता है। वाई, क्यों होता है ऐसा, वाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल। अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो एफ है वो किसके बराबर है, डीपी बाई डी। व्हाट इज डीपी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ये मत समझ लेना, चेंज इन मोमेंटम लिखा मैंने, राइट। dt क्या है, चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल है या चेंज इन टाइम। अब वो क्या बोल रहा है, कहता कि अगर प्लेयर अपना हैंड नीचे नहीं करता है, इफ द प्लेयर डज नॉट लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल, द टाइम टू रिड्यूस द मोमेंटम ऑफ द बॉल टू 0 इज स्मॉल। क्या बोला मैंने, जब मैं बॉल को कैच कर रहा हूं, देखो ये मैंने बॉल कैच की, फेंको फेंको बॉल, ये आ गई। जैसे बॉल आई, अगर मैं ऐसे रखा तो मेरे हाथ को चोट लगेगी। जैसे ही आपने बॉल फेंकी, मैंने हाथ को जैसे ही कैच किया ना, मैंने ऐसे, मतलब हम यहां पर नहीं कैच करेंगे, हम बॉल को यहां पर कैच करेंगे। अगर बॉल आ रही है यहां पर, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, एकदम से कैच आता तो ऐसे पकड़ते हैं, फिर करते हैं वो मर गया, ऐसे करते हैं ना प्लेयर कि उनके हाथ को चोट लगती है। लेकिन जो बिल्कुल करता है कि जैसे कैच आया ऊपर से, वो करते 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 यहां पर नीचे की तरफ कैच करता है। क्यों, या ऊपर कर रहा है तो वो हाथ पीछे करके कैच करता है, क्यों, ऐसे कैच किया ना पीछे हो गया। वाई, क्यों, क्योंकि वो टाइम को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमारे पास चेंज इन टाइम वो लार्ज है, मतलब टाइम टू स्टॉप द बॉल अगर हम इंक्रीज कर देंगे, अगर हम dt को इंक्रीज कर देंगे, ये अगर dt को इंक्रीज कर दिया हमने, तो हमारे पास जो रिटार्डिंग फोर्स है वो क्या लगेगी, कम लगेगी। मतलब व्हाइल कैचिंग अ बॉल हम टाइम को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। टाइम ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं बॉल का, हमारे हैंड का। बॉल वहां से आ गई, अगर मैंने यहां पर पकड़ी तो टाइम क्या होगा, कम होगा। यहां पर पकड़ी, थोड़ा सा टाइम ट्रबल क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं। तो अगर हम हैंड्स को लोअर करते हैं तो हमारे पास जो टाइम है टू स्टॉप द बॉल दैट विल इंक्रीज। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो रिटार्डिंग फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरी बात समझ आई। हम हैंड्स को लोअर पोजीशन में क्यों लेके जाते हैं, ताकि जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट का मतलब बॉल का और मेरे हैंड का, उसमें टाइम इंटरवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा
तुम्हारी रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी। मतलब सिंपल सी बात कि अगर टाइम इंटरवल मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस, आपने जितनी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, देखो मैं 10 क्वेश्चन बोलने हैं आपको, 10 के 10 आपने याद रखने हैं, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि हमारे पास इफ देयर इज अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, इट मीन्स वहां पर टाइम टेबल अगर क्या होगा, स्मॉल होगा। कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है कि हम क्या बोलते हैं कि जब हम किसी भी बॉल को कैच करते हैं, देन द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम उसको पीछे की तरफ करते हैं तो आपने क्या बोलना है, एक ही लाइन आपने याद रखनी है, चेंज इन मोमेंटम, change in momentum takes place in large interval of time. Change in momentum takes place, so retarding force is less. Force is less. मतलब अगर हम बॉल को क्या कर रहे हैं बेटा, अगर हम बॉल को क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, अगर मैं यहां पर कर रहा हूं कैच, पीछे की तरफ नहीं कर रहा हूं, मतलब बॉल आ रही है तो मैं उसको यहां पर मतलब फोकस करके मैं यहां पर कैच कर रहा हूं, अगर मैंने यहां पर कैच कर दी तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं अपने हैंड को लोअर नहीं करता हूं तो आपने क्या बोलना है, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सो रिटार्डिंग फोर्स इज मोर, मतलब चोट ज्यादा लगेगी। क्लियर है? यहां पर मैंने लार्ज किया, यहां पर स्मॉल कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, लार्ज ऑब्लिक स्मॉल कर देता हूं, इधर कर देता हूं लार्ज ऑब्लिक, यहां पर मैंने कर दिया स्मॉल, यहां पर लेस था, लेस, यहां पर मैं लार्ज कर देता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना, जब मैं बॉल को नीचे की तरफ कैच कर रहा था तो मेरा टाइम टेबल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, सो रिटार्डिंग फोर्स इज लेस। खत्म। अगर मैं यहीं पर कर रहा हूं, एकदम से बॉल आई मैंने ऐसे कैच कर ली तो मेरी चोट ज्यादा लगेगी। क्यों लगेगी, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि यहां पर टाइम और यहां पर टाइम फर्क है कि नहीं, राइट। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल टाइम, यहां पर क्या होगा, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो फोर्स क्या लगेगी, लार्ज लगेगी, रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, लार्ज। अगर टाइम इंटरवल क्या है, अगर चेंज इन टाइम इंटरवल मतलब चेंज इन टाइम, अगर चेंज इन टाइम हमारे पास क्या है, लार्ज है, तो फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी, कम। अगर टाइम इंटरवल मतलब हमारे पास क्या है, अगर टाइम इंटरवल हमारे पास क्या है, कम है, तो फोर्स क्या लगेगी, लार्ज लगेगी। क्वेश्चन कहता है, पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन हीप ऑफ सैंड मे नॉट गेट इंजर्ड। कहने का मतलब, अगर एक पर्सन, अ पर्सन फॉलिंग ऑन पक्का फ्लोर विल गेट इंजर्ड, अ पर्सन फॉलिंग ऑन कच्चा फ्लोर कुछ नहीं होता, रेत के ऊपर गिर जाओ चोट लगेगी, हाँ थोड़ी बहुत रगड़े लग जाएंगी और क्या हो, लेकिन अगर आप फर्श के ऊपर, पत्थर के ऊपर गिरोगे तो चोट लगेगी। भाई ध्यान से सुना, जैसे ही आप फर्श के ऊपर गिरते हो ऐसे ही होता है तड़ाक, है ना। अगर आप हीप ऑफ सैंड के ऊपर गिरते हो तो जैसे ही आप गिरते हो थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसते हो कि नहीं। इसका मतलब जब आप हीप ऑफ सैंड के ऊपर आप गिरते हो, देन चेंज इन मोमेंटम दैट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम बढ़ गया, जो टाइम ऑफ इंपैक्ट था वो बढ़ गया कि नहीं। पहले आप फर्श के ऊपर गिरते थे, एकदम से रेस्ट के ऊपर आ जाओगे आप, मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एकदम से आप रेस्ट के ऊपर आ गए। जब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है तो क्या होगा, आपकी
रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा, तो आपको चोट लगेगी। अगर आप हीप ऑफ सैंड के ऊपर गिरते हो, देन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर टाइम इंटरवल लार्ज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, तो हमारे पास फोर्स क्या लगेगी, क्या लगेगी, कम लगेगी। वेरी गुड। उसके बाद कहता है ह्यूज डैमेज टू मूविंग ट्रेन टेक्स प्लेस व्हेन इट सडनली कोलाइड्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी ट्रेन। एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी उसके बीच में आके बच गई, या एक ट्रेन चल रही है, दूसरी उसके पीछे आके कोलाइड कर गई, किस में ज्यादा डैमेज होगा? आंसर कौन सा आएगा? देखो, ट्रेन अगर खड़ी है, उसके पीछे आके दूसरी ट्रेन कोलाइड कर रही है, तो डैमेज ज्यादा होगा। क्यों? वो खड़ी थी और पीछे से आके वो ट्रेन जो है उसके साथ कोलाइड की, तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि एकदम से वो दूसरी ट्रेन आके स्टेशनरी ट्रेन के ऊपर आके कोलाइड कर गई, तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या है? अगर आप स्मॉल यूज करोगे तो आपके पास फोर्स क्या होगी? लार्ज होगी, तो ह्यूज डैमेज होगा। लेकिन अगर ट्रेन चल रही है, पीछे से आके कोई ट्रेन उसके साथ, वो तो आगे की तरफ चल रही है, वो पीछे से आके उसमें कोलाइड कर गई, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वो आ रही थी, वो थोड़ी आगे जा रही थी, वो आ रही थी थोड़ी सी आगे, मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। पता चला? उसके बाद आप गाड़ियों में जाते हो, आप बाइक के ऊपर जाते हो, आजकल तो साइकिल में भी शॉकर्स आ रहे हैं, शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोलते हैं, है ना? साइकिल में भी आ रहे हैं ना, या स्कूटर में आ रहे हैं, बाईसाइकिल के ऊपर भी आ रहे हैं, और क्या बोलते हैं, साइकिल बाईसाइकिल वन एंड द सेम थिंग, मोटरसाइकिल के ऊपर भी क्या आते हैं? शॉकर्स आते हैं। तो उन शॉकर्स को आपने देखा, व्हाई वी प्रोवाइड शॉकर्स? ऐसे ही ट्रेन के बीच में बफर्स होते हैं, बफर्स, BUFFERS, क्या होते हैं? बफर्स। बाय बफर्स आर प्रोवाइडेड टू द बोगीज ऑफ द ट्रेन। बोगी सुना है? जिसके बीच में हम बैठते हैं। आप कभी देखना, वो गोल गोल से लगे होते हैं पीछे, इतने बड़े बड़े गोल गोल ट्रेन के साथ ट्रेन जुड़ती है कि नहीं? वो बफर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही ट्रेन चलती है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? ऐसे ऐसे हिलती है ना। अगर बफर्स नहीं होंगे तो हमें जर्क जो है अंदर क्या लगेगा? ज्यादा। क्योंकि बफर्स क्या करते हैं? शॉकर्स क्या करते हैं? जैसे मान लो हम देखो, शॉकर नहीं है, ट्रैक्टर पे बैठे हो, अभी ट्रैक्टर पे बैठे हो, नहीं बैठे तो बैठ के देखना, कहां पर? जो साइड में पट्टा सा लगा होता है। जब आप उसके ऊपर बैठोगे ना, जैसे ट्रैक्टर चलेगा ना खेत में, आप घर में आके बोलोगे कि हमारे कमर में दर्द हो रही है, हमारा शरीर दुख रहा है। क्यों? जो ट्रैक्टर सारा दिन चलाता है उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो सीट होती है, उसमें देखना, उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं। जब आप फट्टे के ऊपर बैठोगे तो क्या होगा? देखो, जैसे ही ट्रैक्टर में जंप लगेगा, ऐसे ऐसे चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर शॉकर्स हैं तो देखो धीरे धीरे आएगा, जैसे जंप लगेगा थोड़ा सा धीरे आएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अगर स्प्रिंग नहीं है, शॉक अब्जॉर्बर नहीं है, सीधे पड़ोगे नीचे आके। तो अब बताओ किस में फोर्स ज्यादा लगेगी? फट्टे के ऊपर जब बैठोगे तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। सिमिलरली बफर्स में ही है कि वो टाइम ऑफ इंपैक्ट जो है वो बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो एक मैं और बता देता हूं आपको। व्हाई इट इज इजियर टू कैच अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल? टेनिस बॉल को आप इजीली कैच कर लोगे, चोट नहीं लगेगी। क्रिकेट बॉल को जब आप कैच करोगे तो आपके हाथ को चोट लगेगी। क्यों? टेनिस बॉल जैसे ही आपके हाथ के ऊपर आती है ना, वो दबती है ना, अंदर दबती है ना, क्योंकि वो सॉफ्ट सी होती है। जैसे ही वो आएगी दबेगी, मतलब दबेगी का मतलब क्या है? कि वो आके थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रही है, मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल आपका इंक्रीज, अगर जो बाल सॉलिड है वो एकदम से आएगी, ठा हो जाएगी। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम।
जब आप टेनिस बॉल की बात कर रहे हो थोड़ा सा अंदर दबेगी, मतलब टाइम ट्रेवल इंक्रीज हो रहा है। जब टाइम ट्रेवल इंक्रीज हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है आपको, रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी, कम, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली हमारे पास क्या कहते हैं कि ग्लास वेयर्स और चाइना वेयर्स, आपने देखे ना वो चाइना वेयर्स, अब तो चाइना का यार नाम ही मत लो, है ना, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं है ना, पता नहीं कब क्या होगा, क्या है, हमें क्या लेना है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो होते हैं ना चाइना मिट्टी के बने होते हैं वाइट वाइट से, जिसमें चाय पीते हैं, आपने देखा ना वो रैप होते हैं स्ट्रॉ में, है ना, घास में वो रैप करके आते हैं, जैसे कांच के हैं, कांच को अगर हमने कांच के गिलास को इकट्ठे करना है तो हम क्या करते हैं, उसको रैप करते हैं पहले न्यूज़पेपर में, या वो स्ट्रॉ पीस, घास जिसको बोलते हैं, उसके बीच में डाल के फिर डालते हैं, देखा होगा आपने पैकिंग। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम ग्लास लेके जैसे दूसरी जगह लेके जाएंगे, मान लो आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो और आपने कांच के गिलास, जैसे वो स्टील के गिलास में एक बीच में एक डाल के आप ले जाओगे ना, कांच के गिलास डाल के आपने गाड़ी के पीछे रख देने हैं और चले जाना है उबड़ खाबड़, देखना कांच के गिलास सारे टूट जाएंगे। क्यों, अगर आप उसके बीच में स्ट्रॉ मटेरियल, घास वगैरह उसमें डालोगे, या आप उसको रैप करोगे न्यूज़पेपर के बीच में, तो क्या होगा कि उसमें जो चेंज इन मोमेंटम है दैट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। जब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस होता है इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पास रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन है, लास्ट में मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि वाई बोन्स ऑफ अ पर्सन फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट होता है तो हड्डियां क्यों टूटती हैं, क्यों टूटती हैं हड्डियां, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने मुझे बताना है कि ऐसा क्यों होता है। वाई बोन्स ऑफ अ पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। देखो एक्सीडेंट ऐसा थोड़ा होता है, एक गाड़ी आई, बज रही है, हमें दिखाई दे रहा है हमारे बीच में बज रही है बड़े आराम से, ऐसा होता है एक्सीडेंट कि हमें पता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, हम साइकिल पे जा रहे हैं, ये हम उसके बीच में बज रहे हैं जाकर, ठा, एक्सीडेंट हो गया। ऐसा होता है, नहीं होता ना। एक्सीडेंट का मतलब क्या है, एकदम से आप जा रहे हो, एकदम से ट्रक, मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल टाइम। एक्सीडेंट जब भी होता है ना तो एकदम से होता है, मतलब जो हमारे पास मोमेंटम जो चेंज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल में होता है, पता ही नहीं चलता क्या हो गया, हम बोलते हैं पता ही नहीं कहां से आ गई गाड़ी, या वो पता नहीं कहां से आ गया आगे। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल टाइम। जब भी एक्सीडेंट होता है तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, हमारी हड्डियां जो है तभी टूटेगी। जब हड्डी हमारी किसी के बीच में बजेगी तो चेंज इन मोमेंटम, ऐसा थोड़ा कि धीरे धीरे बज रही है, धीरे धीरे आप मारते जाओ, किसी के ऊपर भी मारते जाओ, कुछ नहीं होगा, एकदम से जब मारोगे चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल। आपने देखा ना वो कराटे वाले क्या करते हैं, तोड़ देते हैं ईंटें, पता होता है उनको, ठीक है, वो इस तरह से करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है दैट टेक्स प्लेस इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो रिटार्डिंग फोर्सेस के ऊपर इनके ऊपर ज्यादा लगती है, वो टूट जाती है। अरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई थिंक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये आपने याद करने हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय।